डेट है आज 21 दिसंबर 2020 और आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन आज के और कल के हम कल करेंगे। तो आज हम करंट अफेयर देखेंगे। सिर्फ आज के टॉपिक हैं। फर्स्ट है बोको हरम। बोको हरम क्या है ये देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ बैड बैंक ये क्या है। आर्टिकल 356 किससे रिलेटेड है। इंडिया ने अभी E20 फ्यूल को E20 फ्यूल है जो उसकी मात्रा बढ़ाई है। तो E20 फ्यूल क्या है ये देखेंगे। इंटेंशनल जीनोमिक अल्ट्रेशन क्या है ये देखेंगे। गाल सेफ पिग ये देखेंगे। सोलर विंड्स हैक क्या है, क्यों न्यूज़ में है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सोवा डेथ लॉ किस कंट्री का है। नेक्स्ट क्या है। इंडो कॉर्पेट ये क्या है। कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये किससे रिलेटेड है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है। व्हाट इज़ द क्रिसमस स्टार यह भी न्यूज़ में था। तो ये क्या है। ये इन सारे क्वेश्चन पे आज चर्चा करेंगे। चलते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल पे। फर्स्ट आर्टिकल है बोको हरम। बोको हरम क्या है जी। बोको हरम अफ्रीका में एक इस्लामिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है, मतलब कि आतंकवादी ग्रुप है। और जो ग्रुप है कौन से धर्म से रिलेटेड है। ये इस्लाम धर्म से, मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है। मुस्लिम धर्म से ये ग्रुप है जो बोको हरम नाम से। तो ये एक वॉयलेंट इस्लामिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है, मतलब कि आतंकवादी ग्रुप है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जो कहाँ पे एक्टिव है। नाइजीरिया में और कुछ नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे नाइजर, चैड, कैमरून, इन सारी कंट्रीज़ में ये एक्टिव है। ये क्या करता है वहाँ पे जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको अपोज करते हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी क्या है, इसने क्यों न्यूज़ में था। इसने बहुत पहले बहुत सारी जो स्कूल की लड़कियां हैं उनको भी कैद कर लिया था, अबडक्ट कर लिया था, अपहरण कर लिया था उनका, और कुछ लड़कों का भी कर लिया। तो उसने अभी जो 344 जो लड़के हैं उनको अबडक्ट किया था, कैद किया था, अपहरण किया था। अबडक्ट का मतलब अपहरण, कैद करना। तो नाइजर लड़कों को उसने अभी फ्री कर दिया है, छोड़ दिया है बोको हरम ने। तो इसलिए न्यूज़ में था। ये देखो मैप पे देख लेते कहाँ पे एक्टिव है ये। देखो ये है आपका नाइजीरिया, ये कंट्री नाइजीरिया दिखाई दे रहा है। और तो ये कौन से दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं। ये देखो ये जो ये एरिया ना यहाँ पे एक्टिव है ये। थोड़ा नाइजीरिया का, नाइजर का, और ये चैड का, और ये आपका कैमरून, ये कैमरून। तो यहाँ पे इनके जंक्शन पे चारों कंट्रीज़ के पे यहाँ पे ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना डेरा बनाया हुआ है। ये जान लो आप, यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे रहते हैं लोग। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इतना ही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है। कंसेप्ट ऑफ बैड बैंक। बैड बैंक क्या होता है। बैड बैंक है जी ये कोई बैंक नहीं है, एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है। ये मान लो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है। क्या काम करता है कि मान लो जब जो बैंक होते हैं उन पे NPA बढ़ जाता है उनकी असेट में। ये NPA क्या होता है। नॉन परफॉर्मिंग असेट। मान लो किसी इंसान ने लोन लिया और उसे वो चुका नहीं पाता है, और चुकाता नहीं है, वापस नहीं करता है, रिटर्न नहीं करता बैंक को। कुछ डेज होता है जैसे 90 डेज या 180 डेज, तो उसको NPA डिक्लेयर कर दिया जाता है उस धन को, उस पैसे को। तो इसलिए इसे को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट, क्योंकि ये कोई परफॉर्म नहीं कर रही और हमारे बैंक के पास ये जो पैसा है वापस नहीं आ रहा। तो इस NPA की समस्या से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने बैड बैंक स्थापित किए, एस्टेब्लिश किए। बैड बैंक का मतलब एक ऐसे इंस्टीट्यूशन, संस्था बनाई कि NPA को रिकवर कर सके। जो NPA बैंकों का हुआ है ये क्या करेगा ये देखो। बैड बैंक इज ए बैंक सेटअप टू बाई द बैड लोन्स। बैड लोन्स का मतलब जो NPA हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट हो चुके हैं, जो लोन भर नहीं रहे हैं पर्सन लेके बैंक से, उसे बैड लोन्स बोलते हैं। एंड अदर लिक्विड होल्डिंग्स ऑफ अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके भी जो लिक्विड होल्डिंग्स है, पैसा है जो नहीं वापस आ रहा है, तो उनका क्या है, इन बैंक से वो खरीद लेगी NPA को। मान लो इन NPA एक बैंक का हो रखा है, एक बैंक का NPA हो रखा है आपका, मान लो 10,000 करोड़। तो क्या है, ये बैड बैंक क्या है, बैंक से खरीद लेगा और ये फिर रिकवर करेगा उन पर्सन से जिनके पास भी है, कि जो दे नहीं रहे हैं उनसे रिकवर करेगा, ये लेके आएगा उनसे। तो इसे बैड बैंक का क्या फ़ायदा होगा। इस इंस्टीट्यूशन का जो बनाया है बैड बैंक, इसका ये फ़ायदा है जी, इससे कमीशन लेगा ना बैंक से। तो ये गवर्नमेंट ने अभी एस्टेब्लिश किए हैं। और दूसरा
क्या है, इसको बेड बैंक को ना पैरा बैंक भी बोलते हैं, याद रखना, पैरा, पारा या पैरा, PARA, PARA, पैरा बैंक, पैरा बैंक या पारा, कुछ भी बोल लो आप। तो ये रिकवर करेंगे उसी को, यही सारा दिया हुआ है इसमें जो मैंने बताया है। देखो, बाई ट्रांसफरिंग सच असेट्स टू द बेड बैंक द ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन में क्लियर इट्स बैलेंस शीट ऑल्दो इट विल स्टिल बी फोर्स टू टेक राइट डाउन्स। तो ये रिकवर करेगा बेड बैंक असेट को, इसकी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को, बैंक की असेट्स को जो NPA हो रखा है उसको। और क्या है कि बैंक अपनी बैलेंस शीट है जो, उससे इसको रिडक्शन कर सकते हैं NPA को जब ये, क्योंकि क्या है देखो, अभी क्या है, बैंक की बैलेंस शीट है ये, इस पे इतना लिखा है कि भाई इतना लोन इस पर्सन को दे रखा है, इतना लोन इतना, और इतना डिपॉजिट है, और इतना लोन है जो वापस नहीं आ रहा, लोग वापस नहीं कर रहे हैं, और वो NPA बन गया, उसे NPA डिक्लेयर कर देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अब क्या है, जब इसको बेड बैंक खरीद लेगा, बेड बैंक इसको NPA को, कि भाई तुम इसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है, मैं इसे रिकवर करूँगा, जो पर्सन नहीं दे रहे हैं, वो लोन को वापस नहीं कर रहे हैं। तो इसकी बैलेंस शीट है जो बैंक की, जिस बैंक का NPA हो रखा था, इस बैंक से तो निकल गया ना ये। तो क्या है, इसकी जो बैलेंस शीट है इससे रिडक्शन हो जाएगा, ये रिडक्शन हट जाएगा। कभी अब NPA इसकी जिम्मेदारी है, इसकी इस बैंक की नहीं है। इसने तो इसे बैंक ने कमीशन दे दिया कि भाई इतना दूंगा और ये वापस दे, बस ये छोटी सी बात है इसमें। बस इतना ही था इसमें। नेक्स्ट क्या है, अभी न्यूज़ में क्यों था बेड बैंक, इसलिए था दोबारा जो गवर्नमेंट है उसने अभी दोबारा सेटअप करने की बात कह रहे हैं बेड बैंक की, ताकि NPA जो बढ़ा है पेंडेमिक में, जो कोरोना की वजह से भी बहुत NPA बढ़ा है, तो उसे रिकवर किया जा सके। बस इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है जी, सुप्रीम कोर्ट स्टेज आंध्रा हाई कोर्ट ऑर्डर टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन स्टेट। अभी क्या है, न्यूज़ क्या है कि हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाए आंध्र प्रदेश में जुडिशियल इंक्वायरी की जाए कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रही है या नहीं, मतलब संविधान के हिसाब से काम कर रही है या नहीं। जब गवर्नमेंट संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं करती, तो उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। जब कोई भी स्टेट नहीं करती है संविधान के अनुसार, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जुडिशियल इंक्वायरी स्टार्ट की जाए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश की, वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन तो नहीं हो गया स्टेट में। और कि यहाँ पे रिक्वायर है कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। जब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाता है ना जी, जब मान लो कोई आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट और किसी स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार काम नहीं करती है, तो वहाँ पे उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हाई कोर्ट ने इंक्वायरी करने के लिए बोला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इंटरवेंशन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का ये अधिकार नहीं है, हाई कोर्ट का ये अधिकार नहीं है कि वो, देखो यहाँ पे लिखा है, ये तो वही लिखा है जो मैंने बताया कि हाई कोर्ट, देखो यहाँ पे लिखा है कि, अरे कहाँ पे गया, देखो यहाँ पे कि ये क्वेश्चन उठता है कि वेदर इन सर्कमस्टेंसेस प्रिवेलिंग इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश द कोर्ट कैन रिकॉर्ड ए फाइंडिंग दैट देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द स्टेट और नॉट। क्या कोर्ट ऐसा फाइंड कर सकता है कि वो ब्रेकडाउन को इंक्वायरी कर सकता है कोर्ट की नहीं? तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने देखो कहा है कि नहीं, इट वाज नॉट अप टू हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट का काम नहीं है कि इंक्वायरी करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है या नहीं है और प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड करेगा, ये हाई कोर्ट का काम नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। होता क्या है, आर्टिकल 356 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 356 है 356, उसमें क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट से डील करता है। मतलब इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है, फेलियर होता है, मतलब कोई स्टेट की गवर्नमेंट संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो क्या होता है, आर्टिकल 356 में दिया हुआ है, तो तब क्या है कि उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है। और इसे इम्पोज कौन करता है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव कर सकता है, एग्जीक्यूटिव। क्यों, देखो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना क्या है कि 3 पिलर पे, 3 स्तंभ पे हमारी डेमोक्रेसी रुकी हुई है।
मतलब सेपरेशन ऑफ पावर है ये, सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जो अथॉरिटी है हमारे संविधान के अनुसार पावर है वो 3 पिलर में डिवाइड की गई है। एक तो लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशियरी। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ये एग्जीक्यूटिव बोलते हैं इनको मिला के। लेकिन काम एग्जीक्यूटिव का देखकर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये काम एग्जीक्यूटिव का है देखने का कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो फेलियर है हुआ है या नहीं हुआ है। तो यही स्टेट गवर्नमेंट ने जवाब दिया है हाई कोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट ने भी वहाँ की ने ये दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायोलेशन है, उल्लंघन है बेसिक स्ट्रक्चर का। क्यों? क्योंकि जो सेपरेशन ऑफ पावर है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। तो ये उस गवर्नमेंट ने कहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि ये वायोलेशन है, उल्लंघन है बेसिक स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्या कहा है इसने? ये कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनके पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जो हुआ है उसकी इंक्वायरी कर सकें। नेक्स्ट क्या है जी इसमें? तो यही कहा है, देखो ये वायोलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, क्योंकि हाई कोर्ट का कोई ऐसा जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की इंक्वायरी के लिए वो डिसीजन ले सके। तो ये याद रखना आपको, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव का काम है ये देखना कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है या नहीं है। मतलब एग्जीक्यूटिव क्या है? वही प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। तो ये इसका काम है। अब ये देख लेते हैं प्रेसिडेंट का रूल होता क्या है। प्रेसिडेंट रूल ये आर्टिकल 56 में दिया है, 356 आर्टिकल 356 में दिया है 356 में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के बारे में, प्रेसिडेंट रूल के बारे में। क्या कि अगर कोई स्टेट की गवर्नमेंट संविधान के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है तो उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। कैसे? वहाँ का उस स्टेट का या तो गवर्नर रिकमेंड करेगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा कि यहाँ की गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। या फिर प्रेसिडेंट अपने आप भी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, गवर्नर रिकमेंड ना करे, सिफारिश ना भी करे तो भी लगा सकता है कि खुद इंक्वायरी करके कि हाँ इसकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो संविधान के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं कर रही है तो प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। प्रेसिडेंट रूल में होता क्या है? प्रेसिडेंट रूल में होता ये है, जब गवर्नर होता है ना, गवर्नर स्टेट का, फिर वो सारी गवर्नमेंट वो चलाएगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं सिविल सर्वेंट उनके साथ मिलके। वहाँ पे कोई ना तो चीफ मिनिस्टर रहेगा ना फिर ये चीफ मिनिस्टर जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है वो नहीं रहेगा। देखो कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, देयर वुड बी नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब प्रेसिडेंट रूल होगा। और क्या है कि प्रेसिडेंट चाहे तो विधानसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है और प्रोरोग्ड भी कर सकता है। डिसॉल्व का मतलब है जी बिल्कुल भंग, एक तरह से भंग कर देना वहाँ की विधानसभा को, असेंबली को। भंग का मतलब दोबारा ही इलेक्शन होंगे, वो सारे बिल्कुल भंग हो गई वहाँ की विधानसभा, डिसॉल्व हो गई। प्रोरोग का मतलब कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया, मतलब कि दोबारा भी उसे लागू कर सकते हैं, दोबारा भी इन्फोर्स में आ सकती है अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। प्रोरोग का मतलब ये सस्पेंड कुछ समय के लिए। नेक्स्ट क्या है इसमें? तो ये दिया है, देखो स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, आ जाती है डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। फिर यूनियन गवर्नमेंट देखती है यानी कि प्रेसिडेंट के थ्रू चलती है वहाँ की स्टेट की गवर्नमेंट। और करता कौन है? गवर्नर चलाता है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नर तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यही फिर क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? ये हेड ऑफ द स्टेट है, तो यही फिर रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्टेट की गवर्नमेंट को। और इसके बिहाफ पे, इसके हेतु गवर्नर वहाँ की गवर्नमेंट को चला रहा होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। और प्रेसिडेंट अब जब रूल लगाया जाता है तो कैसे, इसकी प्रोसीजर क्या, कैसे लगाया जाता है? देखो जी प्रोसीजर ये है, क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्रोक्लेमेशन जारी करती है। मतलब प्रोक्लेम करती है प्रेसिडेंट रूल को। मान लो आज एक पेपर पे लिख के दे दिया एग्जीक्यूटिव ने, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को दे दिया। प्रेसिडेंट इस प्रोक्लेमेशन को जारी करेगा कि अब इस स्टेट में, मान लो आंध्र प्रदेश स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया आज से। तो जब ये प्रोक्लेमेशन दिया ना, तो ये क्या है 2 महीने के अंदर ना, 2 मंथ क्या विदिन 2 मंथ्स
पार्लियामेंट में पास करानी पड़ेगी, पार्लियामेंट में दोनों सदन से, जो लोकसभा है उससे भी और राज्यसभा है उससे भी। लेकिन अगर मान लो लोकसभा डिसॉल्व है, भंग है, मान लो इलेक्शन का टाइम चल रहा है और भंग है या सेशन में नहीं है, सेशन में मतलब सेशन होते हैं ना पार्लियामेंट में कि एक बजट सेशन होता है, 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, विंटर सेशन और मानसून सेशन। तो अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो और फिर क्या है, 2 महीने के अंदर राज्यसभा से ये पास कराया जाएगा। ये जो प्रोक्लेमेशन, ये प्रोक्लेमेशन है, जो ये प्रोक्लेम किया है प्रेसिडेंट रूल, तो जो ये प्रोक्लेमेशन की है, तो इस प्रोक्लेमेशन को क्या है कि राज्यसभा से 2 महीने के अंदर इसे क्या कराया जाएगा, पास कराया जाएगा। फिर क्या है, 2 महीने के अंदर तो पास करा लिया राज्यसभा से, लेकिन जब लोकसभा दोबारा कॉन्स्टिट्यूट होगी, दोबारा उसका सेशन लगेगा, तो क्या है, विदिन 30 डेज पास कराना होगा लोकसभा से। अगर लोकसभा से 30 डेज में पास नहीं कराया ना ये प्रोक्लेमेशन, तो ये जो प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन है ना, तो ये प्रोक्लेमेशन क्या हो जाएगा, अपने आप कैंसिल हो जाएगा और प्रेसिडेंट रूल हट जाएगा उस स्टेट से। तो 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा से पास कराना, जब भी ये सेशन में आएगी लोकसभा। तो फिर चल जारी कितने तक रहेगा, मान लो अगर लोकसभा ने पास कर दिया फिर, तो ये कब तक जारी रहेगा, 6 मंथ तक। प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगेगा, प्रेसिडेंट रूल कितने दिन तक, 6 मंथ तक, 6 महीने तक लगेगा। कब से, जब से प्रोक्लेम किया है, जब से प्रोक्लेम किया है, जैसे जब से प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन किया है ना, तब से। ऐसा नहीं है लोकसभा ने मान लो प्रोक्लेम किया था ये 2 महीने पहले, और लेकिन लोकसभा ने अभी इसे आज आज किया है, मान लो आज की डेट में इसे पास लोकसभा ने, तो ऐसा नहीं है इस डेट से 6 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे जब से प्रोक्लेमेशन किया है प्रेसिडेंट ने, तब से 6 महीने लगेंगे। और यहाँ पे देखो लिखा भी है, आप देख लो, ये रहा आपका, इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल रिक्वायर द सैंक्शन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों सदन से क्या है कि इसे अप्रूवल चाहिए। और दूसरा ये देखो, 2 महीने के अंदर करवाना है इसे लोकसभा राज्यसभा दोनों से, अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा से 2 महीने के अंदर, फिर राज्यसभा से 1 मंथ यानी कि 30 डेज। दूसरा, अगर अप्रूव हो गया तो इट कैन गो ऑन पीरियड ऑफ 6 मंथ, हाउएवर द इम्पोजिशन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फॉर मोर देन 3 ईयर्स, 6 महीने तक चलेगा। लेकिन मान लो आगे प्रेसिडेंट रूल 6 महीने के बाद भी लगाना है तो फिर दोबारा राज्यसभा लोकसभा से पास कराना पड़ेगा। और इस प्रक्रिया को भी सिर्फ 3 साल तक कर सकते हैं, 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने, सिर्फ 3 साल तक लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है उसके बाद भी लगाए जाएंगे, मान लो सालों साल लगाए जा रहे हैं, 5 साल 10 साल, सिर्फ 3 साल तक लगाया जा सकता है। और एक बार में 6 महीने तक प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। और इसे रिवोक कौन करेगा, रिवोकेशन का मतलब है जी कैंसिल, प्रेसिडेंट रूल जो लगा हुआ है उसे रद्द कौन करेगा, इसकी पावर है जी। जब प्रोक्लेमेशन होता है प्रेसिडेंट रूल का, वो कौन रिवोक का मतलब है जी रद्द, कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही कर सकता है किसी भी टाइम पे, प्रेसिडेंट ही इसे कर सकता है रद्द। इसमें पार्लियामेंट की कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। मान लो ऐसा नहीं है, अब प्रोक्लेम किया प्रेसिडेंट ने और फिर पार्लियामेंट से पास कराया, जब तो प्रेसिडेंट रूल लगा। लेकिन अगर रद्द करना हो, रिवोक करना हो या रिवोक्ड करना हो तो प्रेसिडेंट किसी भी टाइम कर सकता है इसे, पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए। इस डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, पार्लियामेंट की सहमति नहीं चाहिए। बस इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंडियन मूल्स E20 फ्यूल टू कट व्हीकलर इमिशंस। ये क्या है, E20 फ्यूलर क्या है, अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने क्या किया है, ये पब्लिश किया है कि नोटिफिकेशन में कि जो क्या है कि E20 फ्यूल है ना, जो उसको ऑटोमोबाइल फ्यूल की तरह यूज किया जाए। और कितना यूज किया जाए, कम से कम 20%। और किस किस का मिक्सचर होता, ये E20 फ्यूल किस किस का मिक्सचर बताया, 20% ऑफ इथेनॉल एंड गैसोलाइन। E20 फ्यूल क्या है, इज ए ब्लेंड ऑफ 20% ऑफ इथेनॉल एंड गैसोलाइन। तो इथेनॉल और गैसोलाइन का 20% ब्लेंड है। ये मतलब ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर, एक तरह से मिलाना। तो उसमें क्या होता है, फ्यूल में इथेनॉल और गैसोलाइन 20% मिला दिया जाता है। जैसे फ्यूल मतलब ईंधन, जो आपके कार वगैरह बाइक वगैरह में पेट्रोल डीजल डलता है, ये ईंधन ही तो होता है एक फ्यूल। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने कहा है अभी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने,
कि उसमें कम से कम 20% इथेनॉल और गैसोलाइन मिक्स होना चाहिए। 20%। अभी तक क्या था, अभी तक सिर्फ 10% था इथेनॉल मिक्स फ्यूल में। जो फ्यूल है उसमें 10% तक था, लेकिन लागू कितना हो रहा था, लोग मतलब यूज कितना हो रहा था, सिर्फ 5.6% हो रहा था 2019 तक। तो इसे 10% से बढ़ा के कितना 20% करने का गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया है कि ये कितना होना चाहिए फ्यूल में, इथेनॉल एंड गैसोलाइन 20% तक। 20% आपको याद रखना है, और पहले कितना था 10% तक। बेनिफिट्स क्या है फिर इसके ई फ्यूल के? बेनिफिट्स ये है जी, इससे क्या होगा कि व्हीकुलर इमिशन घटेगा। इमिशन का मतलब है जैसे कार्बन इमिशन होता है ना, पॉल्यूशन होता है, धुआं निकलता है जो गाड़ियों से, बाइक से, तो वो रिड्यूस होगा, कम होगा, घटेगा इससे, अगर ये 20% इथेनॉल और गैसोलाइन यूज़ करेंगे हम फ्यूल में। दूसरा क्या है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो हाइड्रोकार्बन निकलते हैं व्हीकल से, वो भी रिड्यूस होंगे। तीसरा क्या बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा इससे, देखो एन इससे क्या है कि जो फ्यूल है ना बहुत कम लगेगा, मतलब कि कम फ्यूल में बाइक या कोई भी व्हीकल है, कार है, गाड़ियाँ कोई भी बहुत ज़्यादा माइलेज दे सकती हैं, एवरेज दे सकती हैं बहुत ज़्यादा। मान लो 1 लीटर में अभी तो चलती है 50, फिर 1 लीटर में 60-70 किलोमीटर तक कोई भी गाड़ी ऐसे चल सकती है, तो ज़्यादा एवरेज देगी। तो क्या है कि फिर फ्यूल कम लगेगा ना ईंधन, तो फ्यूल कम लगेगा तो क्या होगा, हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। हम बाहर देश से मंगाते हैं ना ये पेट्रोलियम, जो पेट्रोल डीजल आपका यूज़ होता है गाड़ियों में, बाहर देश से इंपोर्ट करते हैं, हमारे देश में इतना मैन्युफैक्चर नहीं होता ना। तो हमारा क्या है, इंपोर्ट कम करेंगे तो इंपोर्ट बिल कम होगा, हमारे इंपोर्ट पे जो पैसे खर्च होते हैं ऑयल इंपोर्ट पे वो कम होंगे, तो वो भी रिड्यूस होगा इंपोर्ट बिल। अब इसके चैलेंज क्या है कि क्या चुनौतियाँ इसके सामने यूज करने की? चुनौती ये है जी मतलब जो व्हीकल मैन्युफैक्चर करते हैं, मान लो जो गाड़ियाँ, कार, बाइक बनाती है कंपनियाँ, तो उसको क्या है कि अभी इंजन ऐसा बनाना पड़ेगा ना कि 20% जो इथेनॉल और गैसोलाइन को ये मतलब उसके कंपेटिबल हो सके। क्योंकि मान लो अभी एक गाड़ी है, ये 2 गाड़ी हैं, एक डीजल से चलती है, एक पेट्रोल से चलती है। ऐसा थोड़ी नहीं है डीजल वाली में पेट्रोल डाल के चला सकते हैं आप, पेट्रोल वाली में डीजल। जो पेट्रोल से चलती है वो पेट्रोल से चलेगी, जो डीजल से चलती है वो डीजल से चलेगी। ऐसे ही जब 20% इथेनॉल और गैसोलाइन हम फ्यूल में यूज़ करेंगे तो गाड़ियाँ भी तो उसी तरह से बनानी पड़ेंगी जो इसे फ्यूल को एक्सेप्ट कर सकें। तो ये चैलेंज है इसका बहुत बड़ा। ये लिखा है कंपेटिबिलिटी ऑफ व्हीकल्स with the percentage of ethanol in the blend would have to be defined by the vehicle manufacturer। अब ये देख लेते हैं इथेनॉल है क्या। इथेनॉल है क्या? इथेनॉल क्या है जी? इथेनॉल क्या है? इथेनॉल बायोफ्यूल होता है। बायोफ्यूल का मतलब, बायो मतलब लाइफ, फ्यूल ईंधन मतलब जीवन से प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। ये किससे होता है? ये बायो प्रोडक्ट होता है। बायो प्रोडक्ट का मतलब अवशेष जो बचते हैं, किससे? बायोमास से। जैसे एग्रीकल्चरल जो खेती होती है, कृषि होती है, उसमें जो अवशेष बच जाते हैं ना, बायो प्रोडक्ट किससे? जैसे कॉर्न से, कॉर्न मतलब मक्का से, शुगर केन के, सारा गन्ना यूज़ नहीं होता ना, बहुत सारी चीज़ें अवशेष बच जाती हैं ना बायो प्रोडक्ट। हेम्प से या पटेटो से, तो इन चीज़ से जो बायो प्रोडक्ट बच जाता है, तो इसी को क्या है कि बोला है, मतलब इसी से बनता है इथेनॉल। इथेनॉल बायोफ्यूल, जो इनका बायो प्रोडक्ट बन जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, बायोमास का। अभी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है इथेनॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए? एक तो जी एक कमेटी है, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसने अलाउ किया था कि जो मान लो हमारे कंट्री में जितना राइस, चावल का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, हमारी मांग से बहुत ज़्यादा है, वो बच जाता है हर साल, तो वो सरप्लस जो राइस है उसको जो एफसीआई के पास है, एफसीआई क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये किसान से ख़रीदती है। जो भी आप प्रोडक्ट्स, किसान मान लो उगाता है खेत में फसल, जो एफसीआई खरीदती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो भी इसके पास सरप्लस राइस रह जाता है तो उसको इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाए। इथेनॉल में, तो ये क्या है, राइस को इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाए, इस कमेटी ने अलाउ कर चुका है ये। जिससे कि इथेनॉल से क्या है कि जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र होते हैं, हैंड सैनिटाइज़र बनाए जा सकें, और पेट्रोल में इसको मिक्स किया जा सके। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इथेनॉल बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च की थी 2003 में भी, इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करने के लिए, मिलाने के लिए। दूसरा
नेक्स्ट क्या है इसका, नेक्स्ट है जी एक अभी 2018 में 2018 में एक नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल भी लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि जो क्या है कि जो ओवर सप्लाई होती है फूड ग्रेन की, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कहा था कि जो ओवर सप्लाई होती है फूड ग्रेन की, जो फूड ग्रेन है, जो अनाज है जो किसान उगाते हैं, जो भी ओवर बच जाता है यूज के बाद, तो उसको क्या है सरप्लस फूड ग्रेन को उसे इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाए, यही दिया बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ एनबीसीसी। जो एनबीसीसी क्या है, जो ये इसने रिकमेंड किया था ना, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने, तो यही कहा था इसमें भी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल जो 2018 में लाई गई थी कि जो सरप्लस फूड ग्रेन है बच जाता है उसे इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाए। तो इसमें इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटेंशनल जीनोमिक अल्टरेशन एंड गाल सेप पिग। ये क्या है, अभी क्या है यूएस का एक एजेंसी है अमेरिका की, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसने क्या किया है अप्रूवल दे दिया है, अनुमति दे दी है अपनी, इसलिए कि इंटेंशनल जीनोमिक अल्टरेशन, इंटेंशनल का मतलब होता है जी एक तरह से इरादा करके या जानबूझकर कोई चीज़ की जाए, जीनोमिक का मतलब जीन से रिलेटेड है, जीन, अल्टरेशन का मतलब चेंज बदलाव, तो मतलब जानबूझकर जीन में चेंज करना, इसी को बोलते हैं इंटेंशनल जीनोमिक अल्टरेशन। जीन बॉडी के अंदर होता है ना, ये तो पता ही होगा आपको, जीन माँ बाप से आते हैं हर बच्चे में, तो इंटेंशनली जानबूझकर जीन में चेंज करना ही इंटेंशनल जीनोमिक अल्टरेशन। तो किस में, डोमेस्टिक पिग में, मतलब जो सुअर होता है ना, सुअर में उसके जीन में चेंज करना को अप्रूवल दे दिया है, और इसी को बोला है गाल से पिग। क्या, गाल से पिग, किस लिए क्या है ये, कि पिग क्या है, सुअर क्या है, खाने में, वहाँ लोग खाने में यूज़ करते हैं, सुअर का मांस वगैरह खाते हैं ना, मीट वगैरह फूड में, और क्या है कि वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, सुअर की जो फैट वगैरह होती है वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, दवाइयों के लिए। तो इसमें जीन में चेंज करने के लिए अप्रूवल दिया है अभी यूएस ने, अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, और इसका यही पर्पज़ है। देखो ये एनिमल के जो अल्ट्रेशन हुआ करेंगे, इंटरनेशनल जीनोमिक अल्ट्रेशन, इससे क्या है कि जीन में स्पेसिफिक चेंजेस किए जाएंगे जीनोम में ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके। इसी को जो जीन में चेंज करते हैं ना, जैसे मान लो ये जीन है जी किसी भी एनिमल का या किसी भी पर्सन का, तो इस जीन में मान लो ये पार्ट हमें चेंज करना है, क्या करते हैं साइंटिस्ट, इस जीन को कट कर देते हैं और इसकी जगह ना दूसरा कोई जीन फिट कर देते हैं। तो यही होता है जीन में अल्ट्रेशन करना, जीन में चेंज कर देना, और इस टेक्नोलॉजी को चेंज करने को ही बोलते हैं जीनोम एडिटिंग। क्या बोलते हैं, जीनोम एडिटिंग, और या जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीनोम एडिटिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। इससे क्या होगा, इसमें जो डीएनए की सीक्वेंस है, डीएनए की सीक्वेंस है उसमें चेंज हो जाएगा, और इस चेंज से क्या है, जो उसके जीन में जब चेंज कर देंगे डीएनए में, तो वो पिग ना अच्छी क्वालिटी का होगा, और मीट उसकी अच्छी क्वालिटी की होगी, उसमें प्रोटीशन मतलब जो न्यूट्रिशन है, प्रोटीन वगैरह कुछ, और जो मिनरल्स हैं वो अच्छी मात्रा में होंगे, जिससे जो फूड की रिक्वायरमेंट है पर्सन की वो अच्छे से पूरी हो सकेगी, हेल्थियर फूड मिल सकेगा, हेल्थियर मीट मिल सकेगी ह्यूमन कंजप्शन के लिए। और ये क्या होगा, जब जीन में चेंज कर देंगे तो डिसीज़ रेजिस्टेंस भी होगा, कि ऐसा जीन में कन्वर्ट किया जाएगा जिससे कि बीमारी ना हो खाने के बाद। बस इसमें इतना ही था। नेक्स्ट चलते हैं, सोलर विंड हैक। ये क्यों न्यूज़ में था, अभी साइबर अटैक हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में। साइबर अटैक होता है जिससे आपको मान लो कंप्यूटर मोबाइल में कोई फाइल वगैरह चुरा ली जाए, फ़ोटो वगैरह चुरा ले जाएँ, इसी को बोलते हैं हैकिंग या हैक कर लेना, चुरा लेना, डेटा चुरा लेना, इसी को साइबर अटैक बोलते हैं। साइबर अटैक एक ही बात है दोनों। तो अभी यूएस में, अमेरिका में साइबर अटैक हुआ है, उसी को बोला है सोलर विंड हैक। ये कोई याद रखना, सोलर विंड किससे रिलेटेड है, साइबर अटैक से, हैकिंग से, और कहाँ हुआ है, यूएस में। तो ये बहुत ही वन ऑफ द बिगेस्ट साइबर अटैक है जो यूएस की गवर्नमेंट पे हुआ है अभी, मतलब वहाँ के डेटा वगैरह, गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह पे साइबर अटैक हुआ है, हैकिंग। नेक्स्ट क्या है, सोवादेत लॉ क्यों न्यूज़ में, ये फ्रांस का लॉ है, एक फ्रांस का कानून है। पेरिस में हुआ क्या है कि
2018 में ना एक पेरिस का सिटी हॉल है, उसमें 11 वुमन और 5 मैन को अपॉइंट किया गया। मतलब उसमें मान लो टोटल 16 सीट थी, तो उसमें 11 महिला वुमन और 5 मैन को अपॉइंट किया गया। तो ये स्वादत लॉ के अगेंस्ट है। स्वादत लॉ क्या कहता है फ्रांस का? वो कहता है जी कम से कम जितनी भी वैकेंसी हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, उसमें कम से कम 40% ईच जेंडर होना चाहिए। प्रत्येक जो जेंडर है, मान लो मेल फीमेल है, वो कम से कम 40% होना चाहिए। मान लो 100 सीट हैं, 100 सीट निकली हैं, इसमें कम से कम 40 वुमन होने चाहिए, 40 मैन होने चाहिए। बाकी क्या आप चाहे मैन को दे दो या वुमन को, लेकिन इसमें तो 11 वुमन को अपॉइंट कर दिया और 6 किसको? मैन को। तो ये कितना टोटल कितनी सीट हैं? 17, सॉरी 5 है ना, ये 5 मैन है ना, 5 मैन है तो 11 16 हो गए ना। तो 11 तो कितने परसेंट हो गए? 16 का निकालेंगे, 4 चौका 16 25, तो इसे करेंगे तो कितना? 4 छक्के से लगभग 66% लगा लो। 66% आपने वुमन को अपॉइंट कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा। और ये तो बहुत ही कम है, कितना? 34 के लगभग 34% के लगभग मैन। तो कम से कम 40% ना दोनों जेंडर हैं वो रिप्रेजेंट होने चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में, वैकेंसी किसी में भी। तो ये कहता है सुवादत लो। तो ये क्या है? राइट टू इक्वलिटी का, जो राइट टू इक्वलिटी है कि सबको समानता का अधिकार है, इक्वलिटी का, ये इसके अगेंस्ट है। तो ये फ्रांस का लॉ है सुवादत लॉ, किससे रिलेटेड है? राइट टू इक्वलिटी से है। ये याद रखना कि जिसमें कम से कम 40% ईच जेंडर जो रिप्रेजेंट होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट क्या है जी? इंडो कॉर्पेट। इंडो कॉर्पेट क्या है? ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक्सरसाइज होती है एक नेवीज़ की, इंडियन नेवीज़ की और इंडोनेशिया की नेवी की। इंडोनेशिया कंट्री है जी, आपको पता होगा। तो इन दोनों की नेवी की एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज का मतलब है ये क्या करते हैं, जैसे कि एक तरह से रिहर्सल बोल सकते हैं कि फाइटिंग की तैयारी करते हैं या देखते हैं सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो नेवी क्या करती है? ओशियन में, समुद्र में एक्सरसाइज करती हैं। इसी को मिलिट्री एक्सरसाइज बोलते हैं। और नेवी के बीच हुआ है, याद करना, नेवी, इंडियन नेवी और इंडोनेशिया की नेवी के बीच में। और ये कॉर्पेट एक्सरसाइज किसके बीच में? ये याद रखना आपको, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। इसका क्या टारगेट है, एम, कि सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है शिपिंग के लिए, वही ओशियन में। और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, मान लो ये ओशियन से ट्रेड होती है ना, शिप, जहाज़, पानी के जहाज़ वगैरह जा रहे होते हैं, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सुरक्षा देना, ये इसका टारगेट है। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था कब? 2019 में, 2019 में, लास्ट ईयर। कब? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल का समिट हुआ था न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ? US में। तो अमेरिका में न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में समिट हुआ था किसका? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल का हुआ था समिट। समिट का नाम था क्लाइमेट एक्शन समिट। तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने, यानी कि इंडिया ने लॉन्च किया ये CDRI। CDRI क्या है? कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका टारगेट क्या है? ये चीज़, जब डिजास्टर आता है ना, कोई भी डिजास्टर का मतलब आपदा। कैसे? जैसे मान लो साइक्लोन आ गया, साइक्लोन, चक्रवात, या अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, उससे नुकसान होता है ना बहुत ज़्यादा। मान लो बिल्डिंग गिर गई है, किसी के घर बह गए हैं, तो इससे जो भी नुकसान हुआ है, तो सारी कंट्रियां क्या करेंगी कि वो मिलके दोबारा से जो बिल्डिंग वगैरह का लॉस हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है, तो उसको दोबारा से डेवलपमेंट करने में एक दूसरे की सहायता करना। ठीक है, ये है इसमें इकोनॉमिक नीड, मतलब आर्थिक सहायता देना, पैसे देना, उनको सहायता करना डिजास्टर के समय में। तो ये डिजास्टर रिलेटेड है, आपदा से। ये बस ये याद करना है आपको। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने लॉन्च किया था, PM नरेंद्र मोदी ने 2019 में, जब क्लाइमेट एक्शन समिट था न्यूयॉर्क में। बस ये याद करना है, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी क्रिसमस स्टार कंजक्शन ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। सैटर्न शनि ग्रह, जुपिटर बृहस्पति ग्रह को बोलते हैं। तो आपको पता होगा ये प्लानेट है। तो हुआ क्या है, कम से कम 400 सालों के बाद
जो सैटर्न और जुपिटर है वो दोनों क्या है कि ये लार्जेस्ट प्लानेट है ना। जुपिटर सबसे बड़ा प्लानेट है, ग्रह है, आपको पता ही होगा हमारे सोलर सिस्टम में। तो ये दोनों बहुत ही क्लोज आए हैं आसमान में, बहुत ही, जैसे ये सन है, ये क्या सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये जुपिटर और इधर मान लो ये सैटर्न है, शनि, ये भी चक्कर लगा रहा होता है, रिवॉल्यूशन कर रहा होता है। तो एक समय ऐसा आता है रिवॉल्यूशन में कि ये दोनों बहुत ही करीब आ गए, मान लो यहाँ करीब आ गए। तो इसी जब करीब आने, इनके दोनों का नज़दीक आना ही, पास आना, क्लोज आना, इन दोनों का क्लोज आना, नज़दीक आना ही क्या बोला है उसको, क्रिसमस स्टार बोला है इसी प्रोसेस को, या ग्रेट कंजक्शन। ग्रेट क्यों बोला है, देखो कंजक्शन तो सबको बोलते हैं कि कोई भी दो स्टार मान लो नज़दीक आ रहे हैं, सबसे नज़दीक दो स्टार, तो उसको कंजक्शन ही बोलते हैं साइंटिस्ट। लेकिन इसको ग्रेट कंजक्शन क्यों बोला है, क्योंकि दो बड़े बड़े इसमें ग्रह एक पास आ रहे हैं, इसलिए ग्रेट बोला है, ग्रेट कंजक्शन। तो यही है इसमें, यही लिखा है व्हाट इज़ ग्रेट कंजंक्शन, इसलिए बोला है। ये देखो दो बड़े बड़े स्टार हैं, ये दोनों वेरी क्लोज आ रहे हैं टुगेदर स्काई में। और अर्थ, जब इन अर्थ से, पृथ्वी से जब इनको देखा गया, तो इसी को साइंटिस्टों ने बोला है ग्रेट ग्रेट कंजक्शन, ग्रेट कंजक्शन। ये लिखा है, एस्ट्रोनॉमर ग्रेट वर्ड का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दो ये प्लानिट है साइज़ का बहुत बड़ा है, इसलिए ग्रेट का यूज किया है। और इन्हें क्रिसमस स्टार भी बोला है इस प्रक्रिया को, क्रिसमस स्टार, याद रखना, क्रिसमस स्टार। और ये लगभग ना 20 सालों में एक बार होती है लगभग ये प्रक्रिया सन के अराउंड। बस इतना ही था आज के करंट अफेयर में। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।